वेलकम बैक टू द कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 3, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। पास्ट तो लेक्चर्स में जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो है कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया जो कि हम इस कोर्स की अंडरस्टैंडिंग में यूज़ करेंगे। और सिर्फ ये टर्म्स नहीं हैं जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्चुअली में इनको अंडरस्टैंड करते करते भी हम बहुत सारा कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो टर्म्स सीखी हैं वो है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, बाउंड्री क्या होता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम और वेरियस टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। ये हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया, और लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। तो मूविंग फर्दर, आज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है कि व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जब मैं कहती हूँ स्टेट ऑफ अ सिस्टम तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपने अभी ही थोड़ी देर पहले स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी किया है, तो आई होप कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब मैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम कह रही हूँ तो वो सिस्टम या तो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, यही इसका मीनिंग होगा। तो ये इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल है ह्यूमन लाइफ का। तो कोई भी ह्यूमन लाइफ में हम कहते हैं कि 3 स्टेजेस हैं, एक बच्चा, फिर उसके बाद एडल्ट और फिर ओल्ड एज, राइट। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आई हैव 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं मेरे, और उन 2 बच्चों को क्या सिर्फ बच्चा कह के ही डिफाइन सेपरेट किया जा सकता है, उनके बारे में कुछ आइडेंटिफाई किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे हैं। बट अगर मैं आपको उन बच्चों के बारे में कुछ बताना शुरू करूं कि एक बच्चा मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा बच्चा मेरा क्लास 12th में है, एक बच्चा लड़की है, एक बच्चा लड़का है, तो आपको मेरे बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 2 ग्लास पानी के हैं, तो दोनों ग्लास ही पानी के हैं, दोनों ही लिक्विड हैं, तो आप उन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक पानी का ग्लास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है और दूसरा पानी का ग्लास 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, तो क्या आप उन दोनों ग्लासेस ऑफ वाटर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बताकर मैंने, चाहे वो लिक्विड ही थे, दोनों सिस्टम्स को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, और इसको अंडरस्टैंड करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें कि सीखना है, और वो है सबसे पहले स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है, और पाथ फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा एक और टर्म को आज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आई होप आप लोग सब ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय करने वाले हैं, बड़े मज़े से पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर स्टेट ऑफ द सिस्टम की डेफिनेशन से। सो स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट व्हेन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दे हैव अ डेफिनेट वैल्यू। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था 2 ग्लास का, जिसमें हमने पानी डाला था, तो दोनों ही लिक्विड थे, तो दोनों हमें पहले सेम ही सिस्टम दिखाई दे रहे थे, मगर हमने एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट इज टेम्परेचर को यहाँ पे डिफाइन किया। एक ग्लास में पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे में 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सिस्टम अलग अलग हो गए, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी, राइट। तो एक ऐसी सिस्टम की कंडीशन जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की एक डेफिनेट वैल्यू दे दें, उसे हम बोलेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि हमें जब भी किसी स्टेट को डिफाइन करना हो या स्पेसिफाई करना हो, तो हमें कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजर करना पड़ेगा या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अमाउंट है, इलास्टिसिटी, हीट कैपेसिटी एटसेट्रा। तो उसी से हम बता सकते हैं कि सिस्टम की कंडीशन क्या है, सिस्टम का स्टेट क्या है।
तो जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन का आइडियल गैस सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, तो स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, और इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स। और जरूरी नहीं है कि हर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही बताना होता है। ये डिपेंड करता है कि हम सिस्टम के बारे में क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि मुझे अगर अपने चिल्ड्रन की बारे में बताना हो कि वो उनकी एजुकेशन कैसी है, तो मैं बताऊंगी कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है या कुछ है। अगर मुझे उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना हो, तो कौन पेंटिंग ज़्यादा अच्छा करता है, कौन स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है, तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी। सिमिलरली अगर हमें एक आइडियल गैस सिस्टम के बारे में बताना है, तो हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बताया। बट सपोजिटली मेरे पास सिस्टम ऐसे हैं कि जिसके अंदर दो पाइप्स हैं, एक प्लम्बर की पाइप है, एक प्लास्टिक की पाइप है। उन दोनों के बारे में बताने के लिए मुझे उनको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैं उनकी इलास्टिसिटी के बारे में बता सकती हूँ कि जो ज्यादा इलास्टिक है वो एक मेरा रबर पाइप होगा, जो कम इलास्टिक है वो प्लास्टिक पाइप है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टेट ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं बाय टेलिंग अबाउट सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सिस्टम जब भी अपनी स्टेट के अंदर चेंज लेके आएगा, तब वो कब होगा, वो तब होगा जब कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, एक या एक से ज्यादा मेजरेबल प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास है पानी का, उसको मुझे 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने उसको 90 डिग्री सेल्सियस पे चेंज किया, राइट। तो चेंज किया, पहले पानी ठंडा था, बाद में गर्म हो गया, तो क्या हो गया, सिस्टम की स्टेट में चेंज आ गया। तो जब भी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा, तो सिस्टम की स्टेट में चेंज आएगा। और जब भी हम कोई एक प्रोसेस करते हैं, राइट, तो उस प्रोसेस के अंदर जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है, दैट चेंजेस फ्रॉम अ इनिशियल टू अ फाइनल वैल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास एक ग्लास है, राइट, उसके अंदर पानी है, 10 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर है, उसको हमने 90 डिग्रीज पे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस का जो स्टार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टेट। और फाइनल जब वो 90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो वो क्या हो गया, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो जब भी एक प्रोसेस होता है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू अ फाइनल स्टेट। इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं जो कि हम जनरली यूज करते हैं। फिर इनिशियली क्या है, सिस्टम की स्टेट, और फाइनल क्या है, सिस्टम की स्टेट। और उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बताकर। अब हम डिफाइन करते हैं स्टेट वेरिएबल्स को, विच आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि हमारे पास दो ग्लासेस थे पानी के, उनके बारे में उनकी डिफरेंट स्टेट है, ये बताने के लिए हमें टेम्परेचर के बारे में बताना पड़ा। तो टेम्परेचर क्या होगी, वो मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी जिसे हमने यूज किया टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि पानी जो है वो एक गर्म पानी है या वो ठंडा पानी है। ठीक है। सिमिलरली हम स्टेट वेरिएबल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज व्हिच व्हेन चेंज दे कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो एक ग्लास पानी का 10 डिग्री सेल्सियस पे था, अगर मैं उसको 10 से 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देती हूँ, तो मेरा जो सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो अगेन वो टेम्परेचर, दिस बिकम्स अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास जनरली जब भी एक सिस्टम के स्टेट के बारे में बताना हो, तो हम 4 कॉमन वेरिएबल्स को यूज करते हैं, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। और अगर हम इन वेरिएबल्स को फिक्स कर देते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दे गेट फिक्स्ड। अब अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो कि होमोजेनस हो और वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना हो, तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है सिस्टम की, वो फिक्स हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर हो, राइट, तो अगर मेरे पास ये सिंगल सब्सटेंस है, सिर्फ पानी ही है, और ये सिंगल होमोजेनस सिस्टम है, इसका मतलब है कि ये नहीं है कि साथ में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है या आइस भी प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको इसकी वॉल्यूम बताऊं, तो आप मुझे इसका मास बता सकते हो, इसकी कॉम्पोजिशन बता सकते हो। ठीक है।
अगर सपोजिटली, क्योंकि ये यहाँ पे 1 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ वाटर है, अगर सपोजिटली मैं अगेन कहूँ कि एक ग्लास है, उसका जो वॉल्यूम है मैंने नोट डाउन किया, दैट इज कमिंग एज 500 ml, बट अब इस ग्लास में पानी के साथ साथ आइस भी प्रेजेंट है, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि जो मास प्रेजेंट है इन द ग्लास ऑफ वाटर दैट इज 500 ग्राम्स? नो, इट इज नॉट. क्यों? बिकॉज आइस हैज ऑक्यूपाइड मोर वॉल्यूम देन वाटर, और जैसे जैसे वो मेल्ट करते जाएगा वो वॉल्यूम कम होती रहेगी, तो एग्जैक्टली ये 500 ग्राम्स मास नहीं है, और ये जैसे जैसे आइस मेल्ट कर रही है वो कॉम्पोजिशन वेरी होती जा रही है. ओके, सो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर है कि अगर हमारे पास बट एक ही सिस्टम, ऐसा सिस्टम हो जो कि होमोजेनस हो, एक ही फेज में प्रेजेंट हो और एक ही सब्सटेंस का बना हुआ हो, तो हम उसकी कॉम्पोजिशन कह सकते हैं कि सिस्टम की फिक्स हो गई. तो जो अगर हमने सपोजिटली 1 मोल गैस का लिया, राइट, सिर्फ एक ही गैस ले और उसका 1 मोल ले लिया, ओके, तो वो क्या हो गया? एक होमोजेनस सिस्टम हो गया, सिंगल सब्सटेंस का बना हो गया. तो उसके लिए हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. इनफैक्ट हमें इन तीनों के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं और उनके बीच में रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट. आप लोगों ने पिछले स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको स्टडी किया है. सो पीवी इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, राइट. और इसमें से अब अगर हमारे पास सिंगल एक ही गैस है, हमारे पास 1 मोल गैस का है, होमोजेनस सिस्टम है, तो हम उसको सारे को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग 2 ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, विच यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड अकॉर्डिंग टू द वेरियस लॉज, द बॉयल्स लॉ, द चार्ल्स लॉ, द गेलुसेक लॉज, एक्सेट्रा, राइट. तो इसका मतलब जनरली क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं, इन तीनों में से किसको यूज करते हैं एक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए? प्रेशर और टेम्परेचर को. प्रेशर और टेम्परेचर को स्पेसिफाई करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो थर्ड वेरिएबल है दैट इज वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और अगर एक इंपॉर्टेंट और चीज है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम हो और उसके अंदर चाहे एक कंपोनेंट प्रेजेंट हो या एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो, कभी भी हम मास को एक स्टेट वेरिएबल नहीं लेते हैं. क्यों स्टेट वेरिएबल नहीं लेते हैं? क्योंकि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी बन जाएगी जो कि फिक्स्ड हो जाएगी, राइट. क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाता, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है. इसलिए वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फिक्स हो गई, उसको हम चेंज कर नहीं सकते, उसको चेंज करने से सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मास को हम एक स्टेट वेरिएबल नहीं लेंगे जब भी हमें क्लोज सिस्टम लेंगे. तो वहां पे हमारे लिए क्या होगा? वेल, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे विल बी ओनली द स्टेट वेरिएबल्स. सो नेक्स्ट अब हम 2 टर्म्स को डिफाइन करते हैं, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ. एग्जाम्पल है कि ये आपका घर है, आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो एक रास्ता ये है जिससे आप स्कूल जा सकते हो, एक और रास्ता है जिससे आप स्कूल जा सकते हो, ये वाला रास्ता है. ठीक है, ये इसको हम पाथ 2 कहेंगे. और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं आपके घर से स्कूल जाने के लिए, हम यहाँ पे सिर्फ 2 को डिस्कस करते हैं. पहले वे से जब आप जाओगे तो जो डिस्टेंस है बिटवीन होम एंड स्कूल दैट इज 2 किलोमीटर, और दूसरे वे से आप जब जाते हो तो डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर. ठीक है. अब आप कौन सा रास्ता चुनोगे ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्कूल जल्दी जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप 2 किलोमीटर वाले रास्ते से जाओगे. बट अगर आपका रास्ते में एक फ्रेंड का घर हो और आपके फ्रेंड के पास आपकी नोटबुक हो जो आपको स्कूल लेके जानी है, और फ्रेंड कह दे कि आज तो मैं स्कूल आऊंगा नहीं, तो आप कब कौन से रास्ते से जाओगे? पहले आप 3 किलोमीटर वाले रास्ते से जाओगे, पहले फ्रेंड से बुक लोगे और फिर आप स्कूल चले जाओगे. ठीक है, तो दोनों ही पाथ आप फॉलो कर सकते हो आप अपने घर से स्कूल जाने के लिए, राइट. पहले पाथ का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर और दूसरे पाथ का जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर, राइट. दोनों ही केसेस में आप घर से स्कूल जा रहे हो. इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है पाथ पे. कौन सा रास्ता आप चुनोगे उस पे डिस्टेंस डिपेंड करता है. ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन.
ठीक है, जो प्रॉपर्टी इस पे डिपेंडेंट हो कि आपने कौन सा रास्ता चूज किया टू reach from the initial to the final state, that we will be calling it as a path function. और अगर अब हम distance की जगह displacement measure करें, that will be the shortest distance between home and school, और उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्कूल और घर के बीच में सड़क है या बिल्डिंग्स है. डिस्प्लेसमेंट इज कि आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी बिटवीन होम एंड स्कूल और वो डिस्टेंस सपोजिटली आया 1 किलोमीटर. अब आप पाथ 1 से गए तो भी डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर, राइट. पाथ 2 से गए तो भी 1 किलोमीटर. ठीक है, इसका मतलब है घर से स्कूल जाते हुए चाहे कोई भी आप पाथ चूज करो, पाथ 1 या पाथ 2, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम ही रही. उसको फर्क नहीं पड़ा आपने कौन सा रास्ता चुना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, सो आई होप आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हुई कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है. स्टेट फंक्शन रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है, जबकि पाथ फंक्शन रास्ते पे डिपेंडेंट है. Okay, so let us define first of all state function. State function is that property of the system which depends only on the state of the system. State of the system meaning सिर्फ initial और final state पे dependent है. It is independent of the path or the manner by which the state is reached. It is independent of the path, मतलब कि आपने 2 किलोमीटर वाला रास्ता चूज किया या 3 किलोमीटर वाला रास्ता चूज किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. किसको? डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, और सिमिलरली मैनर भी कौन सी से आपने स्टेट को अटेन किया. तो चाहे आप उस 2 किलोमीटर वाले रास्ते से पैदल गए या कार पे गए या स्कूटर पे गए, डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर ही रहेगा. ओके, सो स्टेट फंक्शन वो प्रॉपर्टी है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता है आपने स्टेट को अटेन किया या आप किस मैनर में आपने उस सिस्टम स्टेट को अटेन किया. तो डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेल, हमारे पास एक पॉइंट 1 है जिसे हमने कहा इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम है, और एक पॉइंट 2 है जिसे हमने कहा फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम है. ठीक है, इस इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए आपके पास पाथ 1 है, आपके पास पाथ 2 है. ओके, तो अगर x एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसे हम देखते हैं कि between two fixed states of the system, the difference in the value of x, that is delta x, is constant, we will be calling that property to be a state function. ओके, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्यों एक स्टेट फंक्शन है? क्योंकि आपने चाहे पाथ 1 लिया या पाथ 2 लिया, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया था दैट वाज 1 किलोमीटर. इसको केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर आपको एक्सप्लेन करो तो आपके पास अगेन एक ग्लास ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी इनिशियल स्टेट है. आपको एक फाइनल स्टेट पे लेके आना है, अगेन कौन से टेम्परेचर पे? 90 डिग्री सेल्सियस पे, राइट. अब मेरे पास 2 वेज हैं. मैं पहले क्या करती हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस से सीधा 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जाती हूँ, कॉन्टिन्यूसली हीट करती रहती हूँ और 10 से 90 डिग्री पे ले गई. दूसरे केस में मैंने क्या किया, पहले 10 डिग्री से मैंने इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, फिर 5-10 मिनट के लिए उस टेम्परेचर को मेंटेन किया और फिर मैं उस प्रोसेस को 90 डिग्री सेल्सियस पे ले गई. दोनों ही केसेस में इनिशियल और फाइनल क्या है? वेल, 10 और 90 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो डिफरेंस है इन द प्रॉपर्टी वो क्या रहा? कांस्टेंट रहा बिटवीन टू फिक्स्ड स्टेट्स. तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन. तो टेम्परेचर अगेन बिकम्स अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Well, x2 minus x1 is equal to delta x, which is a definite value between states 2 and 1. And if delta x1 is equal to delta x2, irrespective of the path of the process, we will be calling x to be a state function. और यहाँ से हम conclude क्या कर सकते हैं कि conclude हम ये कर सकते हैं कि changes in the value of a state function between two fixed states is independent of the path. ठीक है, सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू. और एग्जांपल्स क्या है हमारे पास स्टेट फंक्शन के? एग्जांपल्स में हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. तो ये सब क्या है? ये है सब स्टेट फंक्शंस जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होंगे.
कौन सा पाथ से वो इनिशियल से फाइनल पे पहुंचे उस पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जल्दी से पाथ फंक्शन। तो ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर ही है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पाथ फंक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डिपेंड्स अपॉन द पाथ और द मैनर बाय व्हिच द स्टेट इज रीच्ड। तो डिस्टेंस बिकम्स अ पाथ फंक्शन बिकॉज वो डिपेंडेंट था कि किस रास्ते से हम घर से स्कूल गए। ठीक है, तो अब इसको एक डायग्रामेटिकली एक और एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं वर्क का। ठीक है, वर्क का एग्जाम्पल क्या लेंगे कि सपोजिटली आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है। ठीक है, आपको यहां से यहां पे जाना है। इसके लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी पाथ 1, इसकी आप स्टेयरकेस से चले जाओ, और दूसरा पाथ क्या है? दूसरा पाथ है कि आप लिफ्ट से चले जाओ। ठीक है, जब आप लिफ्ट से जाओगे तो आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम होगा वो किसने कर दिया? लिफ्ट ने कर दिया। तो योर वर्क डन इज 0। और अगर हम स्टेयरकेस से जाते हैं तो आपको काफी सारा काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी आपको, क्योंकि आपको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना है। राइट, इसका मतलब ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये ग्राउंड फ्लोर है, आपका एंडिंग पॉइंट ये सेकंड फ्लोर है। दोनों केसेस में वो सेम रहा, मगर दोनों जो रास्ते थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, दोनों रास्ते डिफरेंट थे और जिस मैनर से आप गए वो डिफरेंट था। इसका मतलब है कि ये जो वर्क डन है वो कैसी प्रॉपर्टी होगी? वो एक पाथ फंक्शन हो गया। वो इस पे नहीं डिपेंड कर रहा कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो ये डिपेंड कर रहा है कि आप अपने स्टार्ट से एंड तक कैसे गए। ओके, सो इसका मतलब है कि x अगर एक पाथ फंक्शन है बिटवीन टू फिक्स्ड स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ x डेल्टा x विल नॉट बी कांस्टेंट नाउ। Okay, so if x2 minus x1 is delta x, and for path 1 delta x is not equal to delta x for path 2, then we will be calling x to be a path function. ठीक है, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बीच में डिफरेंस। पाथ फंक्शन वो फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जो कि पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम्पल पाथ फंक्शन की क्या लेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में जब हम स्टडी करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी वर्क एंड हीट। वर्क आपको एग्जाम्पल अभी मैंने एक दिया, सिमिलरली हीट भी डिपेंडेंट होगा कि किस रास्ते से हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंचे। तो वो सब एग्जाम्पल्स धीरे धीरे करके आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में करते जाओगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम एक और प्रोसेस को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिस्टम रिटर्न्स टू द सेम इनिशियल स्टेट आफ्टर अ सीरीज ऑफ चेंजेस। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? अगेन हम डिस्टेंस के साथ ही अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज योर होम। ठीक है, हम इसको यहाँ पे कहते हैं दिस इज योर पॉइंट 0। आप इनिशियल स्टेट से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 0 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आप अपने फ्रेंड के घर गए। फ्रेंड के घर गए तो यहाँ पे जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल करके गए दैट इज 2 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आप अपने स्कूल चले गए, यू ट्रैवल्ड अनदर 1 किलोमीटर। फ्रॉम योर स्कूल यू वेंट टू योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। और अब क्योंकि ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो ये बन गया -2 किलोमीटर। और ये वाला जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस घर गए तो दिस इज अनदर -1 किलोमीटर, क्योंकि अगेन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये आप घर से शुरू हुए थे और घर पे ही वापस आ गए। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है प्रोसेस का? एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक साइक्लिक प्रोसेस। अब एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक स्टेट फंक्शन है तो उसकी जो सम होगा ऑफ ऑल द चेंजेस जो कि हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से शुरू हुए थे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स के बाद -2 एंड -1। So net total displacement is 0, right? Therefore,
डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी अ स्टेट प्रॉपर्टी या स्टेट फंक्शन, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितनी भी चेंजेस हुई उसके बाद अल्टीमेटली जब आपने उसको एड अप किया तो जो वैल्यू आई वो 0 आई। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ओके, तो यहां पे उसकी जो वैल्यू आई डेल्टा x12, ये डेल्टा x23, ये डेल्टा x34 और ये डेल्टा x41, ठीक है। सो ये डिफरेंस आया है, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस किया, तो सारी आपके पास 4 डेल्टा x की वैल्यू आई। आपने उन सबको टोटल किया और आपके पास आ गई फाइनल समेशन ऑफ डेल्टा x, and if this value comes up to be 0, well this is going to be a state function, ठीक है। या आप कह सकते हो कि अगर ये वैल्यू सबकी 0 आ रही है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस, ओके। सो द integration of dx is going to be 0. The sum of the differential of the state function over a cyclic process is equal to 0. या conversely हम इसको क्या बोलते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी ऐसी है सिस्टम के अंदर जिसे हम जब सम अप करते हैं इन अ साइक्लिक प्रोसेस वो हमेशा ही 0 आती है, तो दैट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी अ स्टेट फंक्शन और इट इज गोइंग टू बी अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा, जैसे कि आपने स्टडी किया है कि टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो कि इनिशियल होगा वही एंड पे आके फाइनल आपको वही टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो नेट चेंज जो होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, ओके। सो नेक्स्ट, अब बिफोर हम इस लेक्चर को फिनिश करें एक और टर्म सीख लेते हैं, क्योंकि हम टर्म्स ही सीख रहे हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स में यूज होनी है, तो जो टर्म सीखनी है दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मीनिंग क्या है, वेल इफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इन वेरियस फेजेस डू नॉट चेंज विद टाइम, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा, मगर अगर हम नेट चेंज देखते हैं तो दैट इज 0। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप देखोगे कि 3 तरह के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे साइमल्टेनियसली। सबसे पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि देयर इज गोइंग टू बी नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। इसका मीनिंग ये है कि सपोजिटली आपके पास एक सिस्टम है और ये बाहर सराउंडिंग्स है, ठीक है, ये सिस्टम और सराउंडिंग। अब सिस्टम सराउंडिंग से कुछ हीट ले रहा है, सिस्टम सराउंडिंग से उतनी ही हीट वापस भी दे रहा है, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो नो हीट फ्लो हो रहा है बट नेट हीट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि जितना वो ले रहा है उतना ही वो छोड़ता जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम तब कहते हैं व्हेन देयर इज नो मैकेनिकल वर्क बीइंग डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम और द अदर, दैट मीन्स दैट द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। ये धीरे धीरे हम इस कंसेप्ट को एलैबोरेट करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डिटेल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। मगर थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट फ्लो नहीं होगा, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, नेट टोटल कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और एक और तरह का इक्विलिब्रियम दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस फेजेस इन द सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम। इसका आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी किया है। तो सपोजिटली हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया को हमने ब्रेक डाउन किया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। मैंने अब इसको बैलेंस नहीं किया है बट इट इज डूइंग दिस। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया जब ब्रेक डाउन कर रहा है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, मगर अगर एक केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तो जितना अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है उतना ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके वापस अमोनिया फॉर्म कर देंगे।
सो दैट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। अमोनिया ब्रेक डाउन कर करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता रहेगा, मगर उतनी ही अमाउंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करते रहेंगे। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे आपने डिटेल में नेक्स्ट कोर्स पे स्टडी करना है, क्योंकि दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो बिफोर हम अब इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो एक क्विक रिकैप कि कोई भी सिस्टम है, अगर हमें उसको डिफाइन करना है तो हमें उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मेजर करना होगा। ठीक है, उनको डिटरमिन करना होगा। कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज? जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा, राइट। और इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और क्योंकि हम सिस्टम को उनसे डिफाइन करते हैं तो वेल वो क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं। और स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि सिर्फ सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम उनको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। और इन सब को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। मगर जब भी आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे, आप दो और प्रॉपर्टीज को स्टडी करोगे, दैट इज वर्क एंड हीट, जिन्हें अभी आपने अंडरस्टैंड किया कि ये पाथ फंक्शन है। तो हम उनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्यों स्टडी कर रहे हैं? वो हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हम इनको बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टडी में यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, इसलिए दे बिकम अ पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, बट दे आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स, दे आर नॉट स्टेट फंक्शन, दे डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो आपको अब इस कोर्स में स्टडी करनी है वो है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम सिंबलाइज करेंगे U और E के साथ, एंट्रोपी S के साथ, एंथैल्पी H के साथ, गिब्स फ्री एनर्जी G, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वर्क फंक्शन A, केमिकल पोटेंशियल म्यू, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। और ये इनके फॉर्मूलाज हैं या डेफिनेशंस हैं जो कि आप इस कोर्स में आगे आगे स्टडी करेंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, मगर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और जब आप अपने चैप्टर को रीकैप करोगे, अपने नोट्स को दोबारा से देखोगे, तो वेल आपके पास एक लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी इन सब के फॉर्मूलाज की। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आया। इन केस कोई भी डाउट्स हो तो मोस्ट वेलकम, आप उनको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।